नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपकी अपनी पाठशाला पर। मैं हूं अंकित अवस्थी। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि इजराइल और गाजा के बीच में संघर्ष विराम कराने के लिए डोनाल्ड ट्रंप ने जिस प्रकार से मध्यस्थता की थी, उस मध्यस्थता के बाद में तय हुआ था कि एक ऐसी सेना बनेगी जो इंटरनेशनल स्टेबलाइजेशन लाएगी, गाजा के अंदर जाकर के हमास से हथियार छुड़वाएगी और गाजा में स्थिरता लाएगी, फिलिस्तीनियों के हाथ में शासन लेकर आएगी। ट्रंप ने जो 20 सूत्रीय काम कार्यक्रम बनाया था, उसके अंदर एक काम था कि हमास को गाजा से किस तरह बाहर निकालना है और उससे वेपन कैसे हटाने हैं। इस काम को करने में इज़राइल का अपना तरीका है, वो जाकर सीधा बम फोड़ता है और तब जाकर हमास को मनाता है। लेकिन इस बात को करने के लिए मुस्लिम देश तैयार हुए और कहा कि साहब हम जाकर के हमास को समझाएंगे। इस कार्यक्रम के लिए हम अपनी फोर्सेस को गाजा में भेजेंगे। लेकिन ये फोर्सेस वाकई में हमास के लिए जाएंगी या इज़राइल के लिए जाएंगी, अर्थात गाजा में पहुंच करके इज़राइल के खिलाफ ही ना हो जाएं। इस बात को लेकर इज़राइल ने सबको धमका के रखा हुआ था। आईएसएफ बनना जरूर था, एक फोर्स बननी जरूर थी इंटरनेशनल। लेकिन इस फोर्स के लिए इज़राइल ने कहा कि जब तक हमारा कंसेंट लेटर नहीं लग जाएगा कि हाँ, हम तैयार हैं, तब तक कोई अपनी फोर्सेस यहां नहीं भेजेगा। तो सवाल था कि गाजा में पाकिस्तानी सेना जा रही है, ये जानकारी मैंने 8 दिन पहले आपको दी थी। मैंने बताया था कि ऐसी रिपोर्ट्स निकल कर आ रही हैं कि पाकिस्तान अपनी सेना गाजा में भेजेगा। लेकिन गाजा में भेजने की बात तब तक अधूरी है जब तक इज़राइल इन्हें परमिट ना कर दे, क्योंकि इज़राइल ने यह कहा था कि जब तक हमारी तरफ से परमिशन ना लग जाए, किसी की भी फोर्सेस वहां दिखेंगे नहीं। ये बात जो इज़राइल का पड़ोसी जॉर्डन है, उसने भी दोहराई थी और ये सब नेतन्याहू ने भी दोहराई थी कि भाई मेरे बिना कोई भी विदेशी यहां पर पैर रखने नहीं आ सकता, गाजा के अंदर शासन, गाजा के अंदर सेना लेकर नहीं आ सकता। ये तो सारी बातें हो गई थी। आज क्या चर्चा कर रहे हैं? एक स्टेप अप हुआ है इसमें। क्या स्टेप अप हुआ है? ये सारी के सारे जो मुस्लिम देश हैं, जो कि गाजा के अंदर शांति चाहते थे, जो नेतन्याहू के साथ बैठ कर के या फिर ट्रंप के साथ बैठकर समझौता करवाए थे, उन सभी देशों का एक मीटिंग हुआ है तुर्की के इस्तांबुल में। और वहां ये निश्चित निर्णय लिया गया है, सारे विदेश मंत्री पहुंचे, जिसमें पाकिस्तान भी था, तुर्की भी था, सऊदी भी था, यूएई भी था, कतर भी था, इजिप्ट भी था, जॉर्डन भी था। ये सब देश वहां पर पहुंच करके निर्णय करवाए कि देखो साहब, हमारी फोर्सेस हम भेजेंगे तो सही, लेकिन इसराइल से पूछ लो कि क्या हम अपनी फोर्स भेज सकते हैं, नंबर एक। और दूसरा, पाकिस्तान अपनी पुरानी आदत से बाज नहीं आया और आकर के इन्होंने अपना कटोरा फैला दिया और डिमांड कर डाली कि हम एक पाकिस्तानी सैनिक के बदले $10,000 चाहते हैं। यानी एक तरह से पाकिस्तानी सैनिकों की आसिम मुनीर ने यहां पर भी कीमत लगा दी, लेकिन इसराइल ने इनको वैल्यू करी $100। आज के सेशन में इस पूरी कहानी को विस्तार से समझेंगे। चलिए सेशन की शुरुआत करते हैं, लेकिन उससे पहले एक जरूरी जानकारी, और वो ये कि अपनी पाठशाला एप्लीकेशन पर हमारे कोर्सेज और उन कोर्सेज में पढ़ाया गया कंटेंट किताबों में उपलब्ध है। आप उसे ऑर्डर कर सकते हैं। साथ ही साथ में अगर आप यूपीपीएसआई की तैयारी कर रहे हैं, तो हमारी एक पुस्तक अपनी पाठशाला से ऑर्डर की जा सकती है। अप टू डेट है, नए संविधान के अनुसार, नए विधान के अनुसार, नए कानून के अनुसार इस पुस्तक को लिखा गया है। आप इसे मंगा सकते हैं, ऑफलाइन भी उपलब्ध है। ऐसे ही साइंस की, हिंदी और इंग्लिश की किताब हमारी आ चुकी है, आप इसे ऑर्डर कर सकते हैं। आइए साथियों, बात हो रही है कि ये सब एकत्रित हुए हैं तुर्की में। तुर्की में एकत्रित होने का लॉजिक क्या है? तो देखिए, मैंने कई बार पहले भी बताया है कि जो ऑटोमन एम्पायर था ना, उसका जो केंद्र था वो असल में तुर्की ही था। आज ये तुर्की है और तुर्की के अंदर कहीं न कहीं इस्लामिक कंट्रियों का या फिर जितनी भी कंट्रीज़ का या फिर जितने भी मुस्लिम वर्ल्ड हैं, उनके अंदर लीडरशिप करने का बहुत तगड़ा आज भी, मतलब कहिए तो चरस बोया हुआ है कि भाई हमें बनना है, लीडर बनना है। अब ये काम करने के लिए तुर्की ने इन सबको अपने यहां पर बुलाया है। जैसे कुछ दिनों से इजिप्ट का नाम बहुत चल रहा है, क्योंकि ट्रंप खुद इजिप्ट के शर्म अल शेख में आ गए शांति कराने के लिए। तो तुर्की को लगा यार हमारी वैल्यू खत्म हो गई क्या? पहले सऊदी, पहले कतर बन करके चल रहा था पंच, फिर बीच में सऊदी और ईरान वाले थोड़े बड़े बनने लगे थे। अब अचानक इजिप्ट भी इतना बड़ा बन जाएगा कि अंतरराष्ट्रीय रूप से चर्चा होने लगेगी। तो तुर्की ने कहा नहीं साहब, इस बार हमारे यहाँ आओ, हम यहाँ पर बैठकर चर्चा करेंगे। बाय द वे, तुर्की के बारे में मैं आपको बता दूं कि ये इज़राइल से गाज़ा के बारे में लंबे समय से चर्चा कर रहा है। मतलब ये तब से चर्चा कर रहा है जब सीरिया में बशर अल असद हुआ करते थे और पाकिस्तान में कार्यवाहक सरकार हुआ करती थी, तब से ये लगे हुए हैं। तुर्की का हमास को लेकर बड़ा सॉफ्ट कॉर्नर रहा है। इस्माइल हानिये के साथ आप तस्वीरें देख सकते हैं। फिलिस्तीनी नेताओं को तुर्की बुला करके बातचीत में कई बार देखा गया है। मतलब ये तमाम वो चीजें हैं जिसमें तुर्की द्वारा बिना मांगे, बिना पूछे लंबे समय से गाजा के लोगों को, गाजा के लीडर्स को, हमास के लीडर्स को अपने यहाँ शरण दी जाती रही है। और विशेष रूप से जिस दिन इज़राइल ने ये धमकी दे दी थी कि अगर हमास का आतंकी किसी भी देश में होगा, हम उसे वहीं घुसकर मारेंगे, जैसे कतर के अंदर मार दिया था। उसके बाद से, क्योंकि आपने ये तस्वीरें जो देखी, ये तस्वीरें हैं कतर के, मतलब तुर्की के अंदर हमास के लीडर्स की। तो बोले जब से ये वाला मैसेज आया
कि इज़राइल कहीं पर भी मारेगा, तो ये सारे देश एक हुए और जाकर के अमेरिका से कहे कि सर ऐसे तो हमारी संप्रभुता का उल्लंघन हो जाएगा और इज़राइल हमें मारेगा। इसके बाद में अमेरिका इन्हें समझाने के प्रयास में रहा। ट्रंप आए तो ट्रंप ने इन्हें पूरी तरह से कहा कि देखो अगर तुम्हारी इतनी ही चलता है, तो हमास से कहो कि वो गिरफ्तार किए हुए लोगों को, बंधक बनाए लोगों को छुड़वाए। तो इन्होंने तमाम तरीके से प्रेशर करके दोनों ने तुर्की का उल्टा उपयोग कर लिया। मतलब तुर्की जो करता था वो था कि हमास का प्रतिनिधित्व करते हुए अमेरिका के सामने बात रखता था। अमेरिका ने उल्टा दाव चला नेतन्याहू के कहने पर कि तुम्हारी इतनी ही चलता है, तो एक काम करो हमास से कहो कि हमारे जो 5 बंधक विदेशी हैं, उनको वहाँ से निकलवाए। कुल मिलाकर के जो काम कतर कर रहा था, वही काम तुर्की भी करने लगा और तुर्की ने थोड़ी इज़्ज़त ज़्यादा ही पाई। क्यों पाई? थोड़ा तो पैसा है ही इसके पास, यूरोप के किनारे पड़ता है, नाटो मेंबर है, तो अमेरिका का नज़दीकी भी है। ऐसे में आप जब उस समय देखते हैं, ट्रंप से मुलाकात करने के लिए मुस्लिम देश अमेरिका गए थे, उस समय तुर्की के जो राष्ट्रपति हैं अर्दगन, उन्हें आप ट्रंप के साथ टेबल साझा करते हुए देख रहे हैं। बाकी जो लोग हैं, वो दाएँ-बाएँ बैठे हुए आपको दिखाई दे रहे हैं। अर्दगन का यहाँ होना ये दर्शाता है कि ट्रंप ने कहीं न कहीं इन्हें इस काम की ज़िम्मेदारी दी है कि आप हमास को निशस्त्र करिए, उसके हाथ से हथियार छुड़वाइए और गाज़ा छुड़वाइए, तब जाकर के कहीं इज़राइल मानेगा। यही कारण है कि जब भी ट्रंप धन्यवाद देते हैं, तो तुर्की का नाम ज़रूर लेते हैं कि हाँ भाई, इस पीस प्लान के एग्ज़ीक्यूशन में, जिसमें हमास ने बंधक छोड़े, ये आगे चल कर के उनसे हथियार छुड़वाएगा, ये सारे काम केवल और केवल तुर्की, कतर जैसे देश करवा सकते हैं। इसीलिए ट्रंप बार-बार इनके रोल की तारीफ करते आए क्योंकि इन्होंने देख लिया कि हमास के साथ इनका उठना-बैठना है। इसलिए ये उल्टा इनका उपयोग कर लिए। यही कारण है कि हमास ने इनके जो इनके जो बंधक बनाए हुए थे, उनको हैंडओवर करना शुरू किया। ठीक है साहब। अभी कुछ दिन पहले जब आपने सुना था कि बहुत सारे इज़राइली ऐसे हैं, जो बरीड हैं, यानी कि जो गाज़ा के अंदर हैं, लेकिन वो मृत हैं, डेड बॉडी हैं। वो डेड बॉडी निकल कर के वापस इज़राइल को सौंपी नहीं जा पा रही हैं। क्यों नहीं सौंप पा रहे हैं? क्योंकि कहीं न कहीं वो दफ़न हो गई हैं, किसी बिल्डिंग के मलबे में दबी रह गई हैं। तो ऐसे में भी तुर्की साथ आकर के गाज़ा में ढूँढवा रहा है उन डेड बॉडीज़ को कि उन्हें इज़राइल को सौंप दो, अदरवाइज़ वो गाज़ा पर और गोले गिराएगा। बिल्कुल वैसे ही जैसे इजिप्ट कर रहा था। ठीक है साहब? तो ऐसे आप देख सकते हैं टर्की सेट टू रैली मुस्लिम अलाइज़ ओवर गाज़ा वार, ये सब बातें आती हैं। इसी बीच में जानकारी निकल कर आती है कि इन सारे देशों को जो कि गाज़ा के अंदर हमास के हथियार छुड़वाने के लिए सेना भेजना चाहते हैं, वो सारे देश एक बार आएँ और बातचीत करें क्योंकि जनवरी ऑनवर्ड्स हमें गाज़ा में अपनी सेना भेजनी होगी। मैं एक चीज़ यहाँ पर पहले ही आपको बता देता हूँ। देखिए, गाज़ा में हमास पूरी तरह से पुलिस के रूप में चलता है और उसके पास अपने वेपन सिस्टम हैं। ऐसे में जो ये मुस्लिम देश है ना, इन लोगों को ट्रंप ने ऑफर दिया था कि आप लोग अपनी सेना वहाँ भेजो। इतना ही नहीं, आप जब सेना भेजोगे तो हम उसे पैसे भी देंगे, इंसेंटिवाइज़ भी करेंगे। हम नहीं चाहते कि गाज़ा में इज़राइल या अमेरिका घुसे। अगर वो घुसेगा तो दुश्मनी रहेगी और वो एक-दूसरे को मार देंगे। ऐसे में अगर आपकी बात हमास मानता है, तो आप अपने लोगों को भेजो। लेकिन जब अपने लोगों को भेजने की बात आई, तो साहब जॉर्डन के राष्ट्रपति बाहर निकल कर आए, जो कि किंग भी हैं। उन्होंने कहा साहब हम तो भेज दें लेकिन इज़राइल से गुस्सा कौन मोल लेगा? क्योंकि जो सेना जाएगी वो गाज़ा की हमदर्द बनेगी और गाज़ा की जैसे ही हमदर्द बनेगी वो इज़राइल की दुश्मन हो जाएगी। तो बिना इज़राइल की सहमति के तो कोई जा नहीं सकता। पाकिस्तान और इज़राइल में बिल्कुल 180 का आंकड़ा है। इसी के चलते इन सारे देशों ने तुर्की में मीटिंग करी कि साहब हम सब लोग मिलते हैं। हम एक संयुक्त रूप से ऐसी फ़ोर्स बनाएँगे जो यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल के तत्वाधान में वहाँ जाएगी। यानी कि ये जो फ़ोर्स होगी इसे यूएनएससी की तरफ से मैंडेट होगा कि ये वहाँ पर काम कर सकती है। आपसी सहमति से नहीं जा रही है। यूएनएससी कह रहा है, एक तरह से यूएन पीस कीपिंग फ़ोर्स की तरह से ये सेना यहाँ जाने की बात हो रही है। ठीक है साहब? तो इज़राइल ने गाज़ा के अंदर जब से समझौता हुआ है उसके बाद भी लोगों का मारना तो जारी रखा हुआ है और हमास के द्वारा सेम वही काम, जो भी रिलीफ़ के ट्रक भेजे जा रहे हैं, उनका लूटना जारी है। अभी हाल ही में इज़राइल ने बताया कि देखिए साहब अमेरिकी ड्रोन में कैप्चर हुआ कि ऐसे हमास के लड़ाके आए एक जीप में बैठ कर के, उतरे और उतर करके यहाँ से इस ट्रक को कैप्चर किया, जिसमें रिलीफ आ रही थी और उसे लूट करके वो लोग लेकर चले गए। तो ऐसा यूएस के एक ड्रोन ने ऑब्ज़र्व किया और ये सेंटकॉम में दुनिया को बताया कि देखिए इज़राइली डिफेंस फोर्सेस जो कहती हैं कि सीज़फायर का वायलेशन हमास कर रहा है, वो कर रहा है। इस बात को आप सब लोग समझें कि अमेरिका और इज़राइल लगातार नज़र बनाए हुए हैं कि हमास सक्रिय है और इसके द्वारा जो रिलीफ हम लोग भेज रहे हैं, वो वापस अपने पास कब्जे में रख ली जा रही है। देखिए, एक चीज़ यहाँ पर और निकल रही है और वो ये है कि दुनिया को एक संदेश ये जा रहा है कि हमास से हमने बंधक तो छुड़ा लिए, लेकिन इस पूरे सीज़ फायर में हमास बहुत मजबूत हो रहा है। मजबूत कैसे हो रहा है?
हमास ने सारे के सारे अपने जितने भी जैसे ट्रक लूटना है या फिर जो विदेशी ऐड उसके पास आ रही है या विदेशी जो लोग आ रहे हैं मिलने के लिए, उससे हमास ने अपनी टीम बड़ी कर ली है, धीरे-धीरे पुलिसिंग को मजबूत कर लिया है। हमास इस पूरे सीज़फायर में और मजबूत हो रहा है। ऐसे में तुर्की के अंदर बैठ कर के मुस्लिम देश बैठक करते हैं कि भाई चलो और उस हमास से कहो कि वो वेपन छोड़ दे। अदरवाइज़ हम सारी फोर्सेस मिलकर के तुम्हारे साथ लड़ाई लड़ेंगी। तो तुर्की, कतर, सऊदी, यूएई, जॉर्डन, पाकिस्तान, इंडोनेशिया इन सब के विदेश मंत्रियों की बैठक अभी परसों के दिन इस्तांबुल में आयोजित की जाती है। जिसके अंदर जो तुर्की के विदेश मंत्री हैं, वो इस बैठक की हकान फिदान जो हैं, वो इस बैठक की अध्यक्षता करते हैं और वो इन देशों के साथ बातचीत करते हैं कि देखिए, हम अपनी सेनाएँ भेजेंगे लेकिन कंडीशन होगी यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, कंडीशन होगी कि हमारी सेना को पैसा दिया जाए। पैसा कौन दे? इज़राइल पैसा दे। बोले क्यों दे? बोले क्योंकि इज़राइल से ही तो बचाने उन्हें हम वहाँ जा रहे हैं और हम इज़राइल के खिलाफ लड़ेंगे भी नहीं। हम तो सुरक्षा देने जा रहे हैं। तो पैसे की बात किसने रखी होगी? बट ऑब्वियस है पाकिस्तान ने रखी होगी। क्योंकि पाकिस्तान की तो पहले से ही हालत खराब है कि हम अपने आदमी वहाँ भेजें या नहीं भेजें और भेज दिया तो ऐसे में पाकिस्तान के जो ये फील्ड मार्शल वाले घूम रहे हैं, आसिम मुनीर, ये पूरी दुनिया के अंदर चक्कर लगाते घूम रहे हैं कि पाकिस्तान अपने आदमी तो भेज देगा साहब, लेकिन एक आदमी की कीमत $10,000 लेगा। यानी कि सेना को भेजेगा, उसके बदले में पैसा लेगा। इज़राइल बोला मैं $100 दूँगा, मतलब हद बेइज्जती है। मतलब आप माँग रहे हो कितना हो गया 8,40,000 पर सैनिक और ये कह रहे हैं कि मैं ₹8400 दूँगा। मतलब ये तो एक मज़दूर वाली कीमत इनकी सेना की इन्होंने लगा दी इज़राइल वालों ने। इज़राइल का सिंपल सा उद्देश्य था पाकिस्तान को नीचा दिखाना और वो ये काम बढ़िया से कर रहे हैं। ख़ैर जो भी है, पाकिस्तान के द्वारा निरंतर प्रयास है कि वो यूएन की मदद से गाज़ा में अपनी फ़ोर्सेस को भेज दे ताकि इसके लोग खुश हों कि इज़राइल के अंदर लोग गए हैं। इसीलिए एक बढ़िया मीम बनकर आया था कि ₹5000 कमाना है तो पाकिस्तानी सेना तैयार हो गई है। ख़ैर ये सारी बातें चल रही हैं। इस बीच में पाकिस्तान का अपने सैनिकों को भेजने के लिए पैसा माँगना लोगों के बीच हास्य का एक विषय बन गया है और हमास ये समझ रहा है कि अल्टीमेटली इन्होंने वही किया जो तालिबान के साथ किया था। जैसे अमेरिका ने जब तालिबान को खात्मे के लिए या फिर अल-कायदा के खात्मे के लिए अफ़गानिस्तान पर हमले किए थे, उस समय भी पाकिस्तान पैसे लेके स्कोर सेट कर गया था। ऐसे ही अब हमास को रियलाइज़ हो रहा है कि इन लोगों ने हमारा सौदा भी 10,000 पर सैनिक के हिसाब से $10,000 पर सैनिक के हिसाब से इन भिखारियों ने कर दिया है। ख़ैर जो भी है, कुल मिलाकर के जनवरी से ये फ़ॉरेन सेनाएँ जो हैं वो जाकर गाज़ा में एंट्री करेंगी। नेतन्याहू चाहते हैं कि हमास या तो खुद से हथियार छोड़ दे या फिर हमें हथियार छुड़ाना आता है। कुल मिलाकर ये तो सब रहा। इसी बीच में इज़राइल के विदेश मंत्री की भारत यात्रा होती है और वो भारत में हमारे विदेश मंत्री से मुलाकात करते हैं और ये बात दोहराते हैं कि हमारा देश पहलगाम में हुए आतंकी हमले की निंदा करता है। साथ ही साथ भारत और इज़राइल एक-दूसरे के सहयोगी हैं। भारत उन शुरुआती देशों में है जिसने नेतन्याहू को फ़ोन किया था, बातचीत की थी, जब उनके ऊपर अक्टूबर 2023 का हमला हुआ था। इज़राइल ने अपना भारत के साथ जो प्रेम है वो दोबारा से दोहराया है और भारत ने भी इज़राइल में कहा कि जो भी शांति प्रयास आप लोगों के यहाँ चल रहे हैं, उस पर हमने अपनी नज़र बनाए हुए हैं, ये हमने अपनी तरफ से रहा। कुल मिलाकर के जो भी प्रयास हैं, गाज़ा से निकालने के अपने बंधकों को वो इज़राइल कर रहा है, हमास अपने आप को मजबूत कर रहा है, दुनिया का ध्यान बटाने के लिए ये मुस्लिम देश बैठकर बैठकें कर रहे हैं। कुल मिलाकर के सब लोग वापस से एक तरह से शांति के दौर में हैं, लेकिन ये बात सही है कि दोबारा से युद्ध की तैयारियां ही चल रही हैं। इज़राइल परमानेंट इनका इलाज करेगा क्योंकि हमास अपनी हरकतों से बाज नहीं आएगा। शर्तों के अनुसार उसे हथियार छोड़ देने थे और गाज़ा छोड़ के चले जाना था, लेकिन उसने दोनों ही रुख नहीं अपनाए। बाकी आप लोग इस विषय पर क्या सोचते हैं? अपनी राय ज़रूर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारी नई पुस्तकें चाहे वो मूल विधि संविधान के ऊपर हो या फिर इंग्लिश के ऊपर हो, आप इन्हें ऑर्डर कर सकते हैं। फ्लिपकार्ट से, अपनी पाठशाला ऐप से, यूट्यूब स्टोर से, जहाँ से भी आपको करना हो। थैंक यू सो मच।